अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अबनाए हुर्मुज़ का है। ईरान ने अमरीकी दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक तेहरान की शराइत पूरी नहीं होती, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 12 अगस्त तक 59 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील किया गया, 3 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया और 2 पर सवार होकर कार्रवाई की गई। यानी हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और अमेरिका के मौक़िफ़ एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद हैं। इसी दौरान ईरान की तरफ से अपनी जंगी हिकमत अमली में तब्दीली का इंदिया भी सामने आया है। पाकिस्तान ने इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी के मुताबिक पाकिस्तान को ऐसी सलाहियत रखने की हिदायत की गई है कि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई दुश्मन की सरजमीन तक भी ले जाई जा सकती है। दूसरी तरफ तेहरान अमेरिका के साथ जंग बंदी में तौसी के इतलात की भी तरदीद कर चुका हुआ है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पहले अमेरिका को जून में तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की शराइत पर अमल करना होगा। दूसरी तरफ ईरान अब खुद पाकिस्तान के किरदार को सराह रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरान और पाकिस्तान को एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक मावन करार दिया और पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दिया। उधर नॉर्वे के वजीर खारजा भी इस्लामाबाद पहुंचे, जहां नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, आलमी अमूर, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और तालीम समेत मुख्तलिफ मामलात पर बात हुई। नॉर्वे के वजीर खारजा ने मौजूदा कशीदगी में पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को भी सराहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ मशरक़ वुस्ता ही नहीं, मगरबी सरहद पर भी एक बड़ा सलामती का चैलेंज बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मुसलसल हमायत पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की तादाद और हिलाकत खेजी में इजाफे से जुड़ी है। रिपोर्ट में TTP, अल-कायदा, दाइश, खरासान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दरमियान बढ़ते हुए रवाबित और सहूलतकारी के नेटवर्क की भी निशानदेही की गई। अब लिबनान की तरफ आते हैं। लिबनान में जनूबी लिबनान में खासतौर पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से घरों को धमाकों से तबाह करने और नजर आतिश करने की इतलात सामने आई हैं। लिबनान के वज़ीर आज़म ने इन कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि अमेरिका की जानिब से लिबनान की इलाकाई सालमियत की हमायत और जनूबी लिबनान से इसराइली अफवाज के इनखला के तयशुदा इंतजाम पर अमल दरामद की उम्मीद जाहिर की गई है। फलस्तीन के महाज पर भी अहम सफारती पेशरफ्त हुई है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अंकारा में मुलाकात हुई, जिसमें गजा, फलस्तीनी रियासत, मकबूजा मशरकी यरूशलेम और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी पर बात हुई। महमूद अब्बास ने गजा को फलस्तीनी रियासत का नाकाबिले तकसीम हिस्सा करार देते हुए कहा कि गजा के बगैर फलस्तीनी रियासत वजूद में आ ही नहीं सकती, जबकि उर्दुवान ने फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक के दिफा का अज़्म दोहराया। उधर इराक ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि उसकी सरजमीन या फ़िज़ाई हदूद किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ ईरान आलमी मालियाती निज़ाम में अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत का अमल तेज करने का ऐलान कर रहा है और रुकन ममालिक के दरमियान कौमी करेंसियों में तजारत की बात कर रहा है। और खित्ते से बाहर भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई। भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़े हिमालयाती सरहद पर एक बार फिर कशीदगी की इतलात सामने आई हैं। अगरचे दोनों जानिब से सूरत हाल को संभालने के लिए राब्ते बरकरार रखने की बात की गई है। अब सवाल यह है कि क्या अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल अमरीका और ईरान को एक बड़े फौजी की तरफ ले जा सकती है? ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली का अमली मतलब क्या है? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा खित्ते के ताकत के तवाज़ुन को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? अफगानिस्तान से TTP के खतरे के मुकाबले में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी और क्या मशरक़ वुस्ता के मुख्तलिफ महाज बिलाखिर एक दूसरे से जुड़कर पूरे खित्ते के लिए एक बड़े सलामती के बहरान में तब्दील हो सकते हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरबरा तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। सर, ईरान का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खोली जाएगी जब तक उसकी शराइत पूरी नहीं होती, जबकि अमरीका दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि उसने अबनाए हुर्मुज़ में अपना कंट्रोल कायम कर लिया है और अमरीकी अफवाज ने दर्जनों तिजारती जहाजों का रुख भी मोड़ा है। दिफाई एतबार से आप इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल को किस सतह का बहरान समझते हैं?
क्या ये महज दबाव और बयानात की जंग है या हम एक बाकायदा बहरी महाज की तरफ बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, हम अगर बहरी महाज पर बढ़ रहे होते, तो ये 14 अरब दुनिया के ममालिक का जो बहरी इत्तेहाद है और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत है, ये अगर अमेरिका का ही इतनी मज़बूती होती, तो ये इत्तेहाद सामने ना आता। बहरहाल ये इस इत्तेहाद के मज़ीद पहलू हैं, जिसको सिर्फ़ बहर हुर्मुज़ से नहीं जोड़ा जा सकता या बाब अल मंदब से, बल्कि इसके और भी बहुत सारे मकासद हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए एक अहम तरीन हिस्सा होती है और दुनिया की तिजारत का एक बड़ा जो हुजम है, वो समुद्रों से ज़रिए होके गुज़रता है। अब हुर्मुज़ का कंट्रोल आपने देखा शुरू दिन से एक ही बात थी कि अमेरिका का तमाम जो कैलकुलेशंस थी, दे टर्न्ड इंटू मिसकैलकुलेशन। और अब ये बात तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस मुल्क की नेवी को मल्टीपल टाइम में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफ़ा ख़त्म कर चुके हैं, वो फिर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बहरहाल वो आ जाती है। अब मसला ये है कि हुर्मुज़ हो गया या बाब अल मंदब हो गया, किसी को भी ये मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं होता। लेकिन वो कम से कम इतना ज़रूर कर सकता है कि वहाँ की तमाम जो एक बहरी रास्ता होता है, उसको थोड़े अरसे के लिए रोक देता हम्म। है, जिससे एक तात्तुल पैदा हो जाता है, समुद्र की ट्रैफ़िक रुक जाया करती है और ये करना बहुत आसान काम है। ड्रोन का हमला होना, हम्म। मिसाइल का हमला होना, किसी और तरीके से उसको निशाना बनाना, कामे-काज़ी बोट्स का इस्तेमाल करना जो कि ईरान के पास कसरत से मौजूद हैं। रूस ने उनकी नेवी की बहुत तारीफ़ की है और समुद्र के अंदर माइन्स का बिछाए जाना तो ये तमाम चीज़ें और मिडजेट सबमरीन्स का होना, यानी कि बिल्कुल छोटी 1 आदमी, 2 आदमी वाली जो सबमरीन्स हैं, जिनके अंदर आपको ये भी नहीं होता, आप अपना ऊपर सिर्फ़ वो पहन के बैठ जाते हैं, जो उसका गियर होता है और वो आपके अंदर ऑक्सीजन लगी होती है और आप असल में तो हवा में ही होते हैं, लेकिन समुद्र में ही होते हैं। लेकिन आप जो होते हैं ज़ेर आब रह के आप दुश्मन की निगाहों से ओझल होते हैं और नतीजा ये होता है कि आप हमला कर देते हैं किसी भी मिसाइल से, किसी भी और टेक और अब तो ज़ेर आब ड्रोन्स भी हैं, जो कि पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। तो ये अभी ईरान के पास ही हुर्मुज़ का कंट्रोल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अमेरिका ने अपने नेवल शिप्स भेजकर देख हम्म। लिया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज के देख लिया, अपने फ्रिगेट्स और अपने कॉर्वेट्स भेज के देख लिया, अपनी सबमरीन्स भेज के देख लिया, अपने जहाज़ भेज के देख लिया। वो ईरान की नेवी की इस सलाहियत को ख़त्म नहीं कर पाए और जब तक ये मौजूद है, हम्म। हुर्मुज़ को बिला मेरे ख़्याल में शक व शुबा ये कहा जा सकता है कि वो ईरान के कंट्रोल में है और मेरा ख़्याल है सही। उन्होंने मुतअद्दिद बार ये साबित किया। फिर उनके लिए एक जनूबी रूट का इस्तेमाल किया गया कि हाँ। जी ये जनूबी रूट है, वहाँ से लेके जाया जाएगा। उसके ऊपर फिर हमले हुए, दोबारा फिर जंग शुरू हो गई, वजह तो वही थी और फिर वही हुआ जो ईरान चाहता था यानी कि शुमाली रूट से गुज़ारा जाए हम्म। और अब वो ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर एक टोल वसूल करेंगे 7% के करीब और उसके अंदर वो ओमान को भी शामिल करना चाहते हैं। ओमान को भी पैसे आते बुरे नहीं लगते लेकिन क्योंकि वक़्त का तकाज़ा है, एक अमेरिका ढलती हुई ताकत है हम्म। और यही वजह है कि वो अभी सिर्फ़ सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अगर बिल्कुल पैसा सही। आ रहा है तो ठीक हम्म। है, उन्होंने हमेशा से ईरान ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो हाँ। और ओमान दोनों मिलकर हुर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे बिल्कुल क्योंकि ठीक। उनके हम्म। पास टेरिटोरियल वाटर का एक इख्तियार मौजूद है, जो कि हाँ, वो और उनका राइट भी बनता यूनाइटेड है। नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी हम्म। के हवाले से वो हम्म। बात करते हैं। तो हम्म। ये इसके अंदर हक़ाइक़ हैं, आप देख लें कि बाब अल मंदब को भी अगर देख लें, तो बाब अल मंदब के ऊपर हूती जो है, वो कभी भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हम्म। जहाँ से 80 जहाज़ गुज़र रहे थे, वहाँ अब सिर्फ़ 40 जहाज़ जो है वो गुज़र पा रहे बिल्कुल, हैं या फ़र्क तो कभी-कभी पड़ा तो है। वो भी रुक बिल्कुल जाते हैं। ठीक। सर, ईरानी पाज़ारान इनकलाब के सीनियर मुशीर की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान अपनी फ़ौजी सलाहियत को इस सतह तक ले जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर जंग को मुखालिफ की सरज़मीन तक ले जाया जा सके। क्या ये सिर्फ़ नफ़सियाती दबाव पैदा करने के बयानात हैं या ईरान वाक़ई अपनी दिफ़ाई हिकमत अमली को तब्दील कर रहा है? अगर ईरान दिफ़ा से आगे बढ़कर मुखालिफ की सरज़मीन तक कार्रवाई की सलाहियत इस्तेमाल करता है, तो क्या इससे मौजूदा कशीदगी एक खुली इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है?
देखिए अभी अगर आप गौर करें तो दुनिया के अंदर जो रवायती जंग थी, जिसके अंदर बाकायदा बर्री फ़ौज आगे एडवांस थी, उनके साथ टैंक जाया करते थे, आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल होता था वगैरह-वगैरह। ये छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर या सरहदी तनाज़ात के अंदर तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन क्या ईरानी फ़ौज जो जिन जगहों पे जाएगी, फ़र्ज़ करें हम मफ़रूज़े के तौर पे ले लेते हैं कि वो ख़लीज के किसी मुल्क के ऊपर जाती है, अदर देन इराक। तो वहाँ तो बहरी रास्ता है और बर बर जो ज़मीनी रास्ता तो मौजूद नहीं है। हुँ। तो आप जब जब समुद्र के अंदर जहाज़ में जाएँगे तो वो गर्क ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बात तो तय है। अब जो ईरान को देखिए ना यही पलड़ा हासिल था कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आई, तो अमेरिकन ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा और हमारे फ़ौजी उसके अंदर समुद्र की तह के अंदर गर्क हो जाएँगे। यही वजह थी कि उन्होंने बर्री फ़ौज के का काम नहीं किया। इसी तरह से 82nd एयरबोर्न डिवीज़न छाता बरदार जो है, वो जो हालाँकि उनका अभी जो आर्मी चीफ़ है, वो अमेरिकन 42nd आर्मी चीफ़ वो बाकायदा कमांड कर चुका है हुँ। इस छाता बरदार डिवीज़न को 82nd एयरबोर्न को। लेकिन उसने वो छाता बरदार नहीं उतारे क्योंकि ज़मीनी जो फ़ौज की कार्रवाई है, हुँ। अब वो एक किस्म की पुरानी रवायत के अंदर चली गई है, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एयर फ़ोर्स है, उसके अंदर जो रॉकेट्स हैं, उसके अंदर मिसाइल्स हैं, वो चल रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी रॉकेट फ़ोर्स का कयाम हुँ। किया मार्का-ए-हक के बाद। तो और उसके पहले सरबराह जो हैं, वो जनरल नोमान ज़करिया जो कि कमांडर 1 कोर हैं, उनको उसका इज़ाफ़ी चार्ज दिया गया। सही। अब ये देखने की बात ये है कि इस टाइम पे स्पेस कमांड्स हैं, इस हुँ। टाइम पे रॉकेट कमांड्स हैं, इस टाइम पे आपका मिसाइल कमांड्स हैं। दुनिया के अंदर बर्री फ़ौज का ये कहना कि हम अपनी फ़ौज को बहुत हाँ, हुँ। एयर फ़ोर्स को वो बढ़ा सकते हैं, एयर फ़ोर्स कैपेबल हो सकती है, राइट। लेकिन एयर फ़ोर्स की कैपेबिलिटी हासिल करने में उनको वक़्त भी चाहिए है और कौन मुल्क उनको टेक्नोलॉजी देगा, हुँ। ये अभी कबल-अज़-वक़्त है कहना क्योंकि उनके पास F4E फैंटम जैसे जहाज़ पड़े हुए हैं, जो कि मेरे ख़्याल में 3.5 जनरेशन या 3 जनरेशन, 3rd जनरेशन के जहाज़ हैं। तो ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, दे कैन बी हिट एनी टाइम और ये बहुत आसान है इनको मारना। इसलिए मेरा ख़्याल है कि एयर फ़ोर्स की तो कैपेबिलिटी को फ़िलहाल आप उनको साइड पे कर दें। नेवल कैपेबिलिटी उनकी मैंने आपसे कहा कि वो अपना दिफ़ा तो कर सकते हैं या हुँ। किसी इक्के-दुक्के जहाज़ को जो कि मतलब जिसके ऊपर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट ना मौजूद हो, उसको निशाना बना सकते हैं। लेकिन एक नेवी के हवाले से कोई किरदार अदा करना, हुँ। प्रॉपर किसी बेड़े से लड़ना या प्रॉपर किसी नेवल फ्लीट के साथ टक्कर लेना, आई थिंक कि ये भी अभी फ़िलहाल उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये दबाव बढ़ाने की बयानबाज़ी बातें है, हैं। बिल्कुल हाँ, सही। मिसाइल कमांड के अंदर मैं समझता हूँ कि ईरान अभी तक बहुत आगे है। ठीक। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो एक हुँ। बहुत अहमियत का बिल्कुल ठीक। नाज़रीन वक़्त तो छोटी-सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर ये जो ईरान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत की कोशिश तेज़ कर रहा है और कौमी करेंसियों में तजारत को भी फ़रोग़ देना चाहता है, क्या आप उसे सिर्फ़ माशी ज़रूरत समझते हैं या ईरान बैक वक़्त अपनी फ़ौजी, सियासी और मालियाती सतह पर अमेरिका से फ़ासला पैदा करने की एक वसी हिकमत अमली पर अमल कर रहा है? और अगर ब्रिक्स के ज़रिए मुतबादिल मालियाती रास्ते मज़बूत होते हैं, तो क्या इससे अमरीकी पाबंदियों का असर वाक़ई कम किया जा सकता है? अमरीकी पाबंदियों का असर तो वक़्त के साथ-साथ खुद ब खुद कम हो रहा है। देखिए ना, हुँ। एक हुँ। जिसको कहते हैं झाका खुलना, जी। एक औरा ब्रेक हो जाना, हुँ। एक पर्दा चाक हो जाना, उनकी ताकत का, उनकी सलाहियत का, उनकी अथॉरिटी का, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। आप देखिए ना, यूरोप जो कभी उनके सामने बोल नहीं सकता था, जो कोरिया उनके आगे झुका हुआ था और कहता था कि ठीक है भाई जैसे आप कहेंगे वो होगा। हुँ। आज वो कोरिया कहता है कि जनाब हम नेवी के अंदर आपकी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज़ को खुलवाने में अपने नेवल शिप भेजें, तो उनकी तरफ से तकरीबन ना ही का जवाब था। तो हुँ। जापान ने भी आपको याद है कि तकरीबन ना ही कर दी थी दूसरे लफ्ज़ों में। ये तमाम बातें जो हैं ये एक सुपर पावर की कमज़ोरी का ऐलान कर रही हैं हुँ। और ईरान के अंदर
अब जो ब्रिक्स बैंक है, तो ब्रिक्स के अंदर बुनियादी तौर पे जो रुकन ममालिक हैं, वो तो तमाम अमेरिका के इस हेजेमोनिक डिज़ाइन और इस जो उनका निज़ाम मईशत है, जिसको कैपिटलिज़्म कहा जाता है, उससे वो मुनहरिफ हैं। और वो बात करना चाहते हैं, या तो वो युआन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि अभी दौरान जंग जब ईरानी तेल वो खरीद रहे थे हम्म। ईरान से चीन, तो वो उनको बकायदा चाइनीज़ करेंसी के अंदर या फिर ईरानी करेंसी में पे कर रहे थे, डॉलर में नहीं हम्म। कर रहे थे। तो डॉलर डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ ये कदम तो ज़रूर है, हम्म। लेकिन इतनी जल्दी मेरे ख़्याल में ये अब देखना है कि मुतबादिल निज़ाम मईशत क्या होगा। गो के ईरान के पास एक मजबूत निज़ाम मौजूद है, लेकिन उनकी करेंसी इतनी फ्लक्चुएट करती है, तुमन हम्म। जो है, और इतना उसके अंदर वेरिएशन है और इतना ज़्यादा गैप है कि दुनिया ज़रा इज्तनाब कर रही है। ख़ास तौर पे हम्म। ईरानी बैंकों को मुख्तलिफ ममालिक में खोलना, मेरे ख़्याल है अभी तक अमेरिका के आताब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। सही। और साथ ही साथ जो है वो सैंक्शंस, मेरे ख़्याल है कि सैंक्शंस तो पहले ही तकरीबन आपने देखा, रूस और चीन ने उन सैंक्शंस को अमेरिका के मुंह पे दे मारा है, और कई और ममालिक हैं जो कि इस टाइम पे ईरान के साथ बाकायदा ट्रेड कर रहे हैं, हम्म। और खिताई ममालिक जो है वो मजीद आने वाले वक्तों में करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन ईरानी करेंसी बमुकाबला दीगर, आई थिंक हम्म। कि अभी ये हनूज दिल्ली दूरस्त वाली बात है। ठीक। सर, ये तो बात होगी ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। अब हम ज़रा बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें टीटीपी की सरगर्मियों, फिर अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी और पाकिस्तान में बढ़ते हुए हमलों का जिक्र किया गया है, जबकि बाज़ दीगर मुसल्लह गिरोहों के साथ रवाबित की भी निशानदेही की गई है। क्या अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के जंगजुओं को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मसले का हल है, या जब तक उसकी क़यादत, तरबियत, माली मावनत का निज़ाम ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान को ये ख़तरा बदस्तूर लाहक रहेगा? देखिए, वही वाली बात है कि एक कुत्ता गिर गया है कुएँ में। हम्म। आप डोल निकालने से तो पानी पाक नहीं होगा जब तक कि आप कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे। तो जो इस टाइम पे अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को एक जगह से दूसरी जगह हम्म। मुंतकिल करने से तो बात नहीं बनेगी। वही दाइश थी, वही आईएसकेपी थी, वही जमातुल अहरार थी, जब टीटीपी थी, बीएलए थी और दीगर ग्रुप थे, जो कहीं न कहीं वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो जब वहाँ वो पहुँच गए, तो क्या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कमी आ गई, ईटीआईएम था, यूआईएम था, ये हम्म। तमाम जो है ये ज़ाहिर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो इन्होंने क्या किया कि अफ़गानिस्तान में इनको एक अपना मुल्क बसाने का, अपना एक डेरा जमाने का मौका मिल गया, हम्म। और यही बुनियाद बनी तमाम इस दहशतगर्दी की। अब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है वो तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करती नज़र आती है, बिल्कुल। और 2 दर्जन से ज़ायद जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर, वो भी अफ़गानिस्तान में हम्म। कायम है। पहले भी रिपोर्ट यही कह चुकी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहीं न कहीं उनकी सरपरस्ती करती है, और हम्म। उन्होंने कई दहशतगर्दों का नाम लेके कहा कि इनको बाकायदा अफ़गान हुकूमत सपोर्ट करती है पैसे से। किसी का कहा $43,000 मिलते हैं, किसी का कुछ कहा, किसी का कुछ। अब इसके अंदर 2-3 बातें अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1, पहली बात ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द मज़बूत जो हो रहे हैं, जो उनकी कार्रवाइयाँ, वो अमरीकी छोड़ा गया जो असला है, वो वहाँ मौजूद है, जिसको सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जब पहला दिन था इक़्तिदार का, हम्म। तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि वो इस असले को वापस लेके जाएँगे। लेकिन अभी तक वो असला वापस नहीं जा सका, और ये बहुत बड़ी तादाद है। हम्म। दूसरी जानिब जो है, ज़ाहिर है इसकी वजह से उनकी जो मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, वो ज़्यादा मौसर हो जाती हैं। दूसरा, आपने फाइनेंशियल्स की बात की, तो इस टाइम पे यूरोप के ममालिक समेत अमेरिका भी उनकी एक ख़ासी बड़ी रकम से मदद करता है। तकरीबन $160 मिलियन उनको माहाना अदा किए जाते हैं, जो ज़ाहिर है दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। हम्म। और वहाँ की अवाम भी अब तंग आमद बजंग आमद हो चुकी है। बदख्शां और दीगर इलाकों के अंदर, मुल्का इलाकों के अंदर अब मुख्तलिफ तालिबान के मुखालिफ फ्रंट्स बनकर सामने आए हैं, जो बहुत मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, और हम्म। अवाम जो है वो अपनी ही तालिबान की जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है, उसके खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर रहे हैं।
2021 के बाद से यूनाइटेड नेशन की जो अपनी जो सॉरी अमेरिकन रिपोर्ट है हम्म। सीनियर इंस्पेक्टर जनरल की, वो ये कहता है कि जिसको शिगार रिपोर्ट कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम अभी तक 2021 15 अगस्त का पहली सितंबर के बाद से अभी तक तकरीबन 18 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान को दे चुके हैं। हम्म। और एक तरफ वो खुद ये एतराफ करते हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है वो दहशतगर्दी को फरोग देती है। हम्म। तो फिर ऐसी हुकूमत को जब आप सपोर्ट करते हैं, तो इससे तो दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा होगा और दहशतगर्दों को तक़वियत मिलेगी। सही। दूसरी जानिब भारत है। भारत जो है वो खुलेआम एक ऐसा मुल्क जो कि दहशतगर्दों के हवाले से जाना-पहचाना जाता है, हम्म। जहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कोई मुल्क महफूज़ नहीं है। महफूज नहीं है, अब बिल्कुल सही। ऐसी सूरत के अंदर बल्कि हम ये सर देखते हैं कि भारत ना सिर्फ ये सर ममालिक, बल्कि अब भारत और चीन के दरमियान भी सरहदी कशीदगी की नई इतलात सामने आ रही हैं। अगर ये कशीदगी किसी मरहले पर काबू से बाहर होकर बाकायदा भारत चीन जंग में तब्दील हो जाती है, तो इस जंग का मैदान कहाँ तक फैल सकता है? दोनों ममालिक की फौजी ताकत और जंगी हिकमत अमली में किसको बरतरी हासिल होगी, और ऐसी जंग के खित्ते और आलमी ताकतों के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी, मैं पिछले जुमले को अगर आपकी हम्म। इजाज़त से मुकम्मल जी। कर लूँ कि भारत जो है, वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और खुलेआम सपोर्ट करता है। इसलिए हम्म। भारत के ऊपर मेरे ख़्याल में अब सैंक्शंस लगनी चाहिए। उनको एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अमेरिका को अपना दिफ़ाई मुआहदा उनसे मनसूख करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को उनके साथ तिजारत के ऊपर पाबंदी आयद करनी हम्म। चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी को खुलेआम फ़रोग़ दे रहे हैं। कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान और कतर तक उनकी दहशतगर्दी के चर्चे हम्म। ज़बान रद्द-ए-आम हैं। अब जो चीन के आपने बात की माफ़ी चाहता हूँ। देखिए चीन के हवाले से तो अगर ये जंग का फैलाव कहाँ तक पहुँचेगा? मेरा ख़्याल है कि पहले तो सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि हम्म। चिकन नेक के नाम से जानी जाती है, वो 7 रियासतें तो भारत के हाथ से ऐसे निकल जाएँगी जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। हम्म। तो ये तो गया काम। इसको पहले ही रेड कॉरिडोर के नाम से, चाइना का क्योंकि झंडा रेड है, तो हम्म। इस वजह से रेड कॉरिडोर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरी जानिब जो है वो इसका फैलाव इतना बढ़ेगा कि इंशाल्लाह कश्मीर तो पाकिस्तान के पास आएगा ही आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन पंजाब जिसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं, हम्म। वो भी पाकिस्तान के अंदर रम हो जाए, तो एक ग्रेटर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हम्म। मारज़ वजूद में आने वाला है। हम्म। बाकी चीन की जंग जो है वो फिर ऐसा ना हो कि वो श्रीलंका से शुरू होना शुरू करे और फिर जो आगे कूच बिहार और दीगर इलाके हैं और वो भी उनके हाथ से जाते हुए नज़र आएँ। हम्म। तो भारत के मुतअद्दिद टुकड़े होने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैं उस पे एक तफ़सील से आपके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, वो किसी और दिन हम ठहराए जी, रखते हैं, ज़रूर। लेकिन अंदर भारत मोदी के की अंदर सरकार की अंदर हुकूमत के अंदर इतने ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप तेल देखें, तेल की धार देखें। अभी तो कॉकरोच ने पहला वार हाँ किया जी। है और वो मोदी सरकार सह हाँ। ना पाई। तो हाँ। अभी जो कॉकरोच का दूसरा डिमांड आएगा, वो देखें आप क्या होता है। ये बिल्कुल अभी सही। ये गेम खत्म नहीं होने वाली, हुँ। गेम ऑन है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद गुल साहब, सरबराह तहरीक-ए-पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी-सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत में बहरान का दबाव ज़रूर कम हुआ है, लेकिन आम आदमी के लिए मुआशी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई। हुकूमत के पास महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, माशी नमो और मालियाती इस्तेहकाम के मुस्बत एदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुराक, बिजली और ईंधन की कीमतें अब भी घर के बजट और कारोबारी लागत पर दबाव डाल रही हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कर्जों में इजाफे की शरह 20 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। माली साल 2025 से 2026 में कर्जों में इजाफा 7.7% रहा, जबकि गुज़श्ता 20 साल के दौरान कर्जों में इजाफे की औसतन शरह 16% रही। कर्जों का मजमूई हुजम मईशत के मुकाबले में भी कम हुआ और कर्ज से मजमूई कौमी पैदावार का तनासुब 75% से कम होकर 68.3% बताया गया है।
हुकूमत का कहना है कि बैरूनी कर्जों का तनासुब भी कम होकर 21.5% रह गया है, जो 9 साल की कम तरीन सतह है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर से बढ़कर 18.4 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने मुकर्ररा मुद्दत से पहले 4.72 ट्रिलियन रुपए का कर्ज भी अदा किया, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी में तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए की कमी का दावा किया गया। मुसलसल 3 साल बुनियादी बजट में फाजिल रकम रही। पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडी में दोबारा वापस आया और पांडा बॉन्ड की तलब भी जारी करदा हुजम से तकरीबन 5 गुना ज्यादा रही। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। स्टेट बैंक की ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का मजमूई कर्ज जून 2026 तक बढ़कर 99.6 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जो एक साल के दौरान 5.2 ट्रिलियन रुपए का इजाफा है। वफाकी हुकूमत का मकामी कर्ज 59.44 ट्रिलियन रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 36.19 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड किया गया है। माली साल 2026 में कर्जों की अदायगी पर तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपए खर्च हुए और सिर्फ सूद की मद में 7.27 ट्रिलियन रुपए अदा किए गए। यानी एक तरफ कर्जों में इजाफे की रफ्तार कम होने और कर्ज से मईशत के तनासुब में बेहतरी के एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मजमूई कर्ज 100 ट्रिलियन रुपए के करीब पहुंच चुका है। असल सवाल यही है कि क्या कर्जों में इजाफे की रकम कम होना हकीकी मालियाती इस्तेहकाम की अलामत है, या कर्ज का मजमूई हुजम अब भी मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब जुलाई में महंगाई की शरह 9.2% रही, मगर इसी महीने कीमतों में माहाना बुनियाद पर 1.2% इजाफा भी हुआ। यानी महंगाई की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन कीमतों का बोझ खत्म नहीं हुआ। आम आदमी के लिए मसला यह है कि शरह महंगाई कम होने के बावजूद रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें पहले से कहीं ज्यादा सतह पर मौजूद हैं। पेट्रोल की कीमतों का मामला भी उसी माशी तजाद को सामने लाता है। आलमी मंडी में तेल के नर्ख कभी मशरक़ वुस्ता की कशीदगी और रसद के खदशात से ऊपर हो जाते हैं और कभी आलमी तलब कमजोर होने पर नीचे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आलमी कीमत का पूरा रिलीफ लाजमन सारिफ तक मुंतकिल नहीं होता। रुपए की कदर, दरामदी लागत, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस भी कीमत का हिस्सा है। आज पेट्रोल में मामूली कमी के बावजूद डीजल महंगा हुआ है। ऐसे में हुकूमत को सिर्फ कीमत बताने के बजाय ये भी वाजे करना होगा कि आलमी तेल की कीमत से पाकिस्तानी सारिफ तक असल कीमत कैसे पहुंचती है और उसमें हुकूमत का हिस्सा कितना है। तवानाई का दबाव सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं, बिजली की एडजस्टमेंट्स और LPG की कीमत में इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि तवानाई अब भी पाकिस्तान की मैशत की बड़ी कमजोरी है। अगर सनत को मुसाबकती बनाना है और महंगाई को मजीद नीचे लाना है, तो सिर्फ सारिफ से इजाफी रकम वसूल करना काफी नहीं। बिजली के शोबे की लागत, नुकसानात, वसूलियों और पूरे तवानाई निजाम की कारकर्दगी पर भी फैसला कुन काम करना होगा। और इसी माशी गैर यकीनी की एक झलक सोने की कीमत में भी नजर आ रही है। पाकिस्तान में सोना मुसलसल महंगा होकर फी तोला 4,63,936 रुपए तक पहुंच चुका है। आलमी सतह पर भी सोना बुलंद सतहों पर है, जहां जोग्राफाई सियासी कशीदगी, आलमी मालियाती यकीनी और महफूज असासों की तलब अहम किरदार अदा कर रही है। तो फिर असल तस्वीर क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई माशी बहरान से निकलकर पायदार इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, या हम अभी बहरान का दबाव कम करने के मरहले में हैं? कर्जों में इजाफे की रफ्तार कम होने के बावजूद मजमूई कर्ज 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने को कैसे देखा जाए? महंगाई की शरह नीचे आने के बावजूद अवाम को कीमतों में कमी क्यों महसूस नहीं हो रही? आलमी मंडी में तेल के उतार चढ़ाव का असल बोझ पाकिस्तानी सारिफ पर कितना पड़ रहा है? बिजली और तवानाई की कीमतें कम किए बगैर क्या सनत और रोजगार में तेज रफ्तार इजाफा मुमकिन है? और सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत क्या आलमी बेयकीनी की अलामत है, या पाकिस्तानी सरमायाकार के बदलते हुए एतमाद की? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। डॉक्टर साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान माशी बहरान के मरहले से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ आ गया है। गुज़श्ता माली साल में मईशत की शरह नमू 3.7% रही, महंगाई की रफ्तार में भी कमी आई और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2% रखा था, जो हासिल नहीं हो सका। इन तमाम एदाद-ओ-शुमार को सामने रखते हुए आपकी नज़र में पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हकीकी बहाली के मरहले में है, या अभी माशी इस्तेहकाम को मजबूत बुनियाद देने का मरहला चल रहा है?
देखिए मईशत को अमूमन बहुत ही पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मईशत इतनी पेचीदा है नहीं। आसानी के लिए अगर मईशत को 2 हिस्सों में बाँट लें, एक बैरूनी सेक्टर है और एक अंदरूनी सेक्टर। हम्म। अब बैरूनी सेक्टर में जो इशारिये सामने आ रहे हैं, उसमें लगभग कोई 42 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आ रही हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कह रहा है कि बी माइनस से हम बी में चले गए हैं। अमेरिका के साथ एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड की बात हो रही है। सऊदी अरेबिया के जो कर्जा जात हर साल रिन्यूअल के लिए आते थे, वो अब 3 साल पे चले गए हैं। हम्म। रिजर्व्स जो स्टेट बैंक के हैं वो 24 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं। तो बैरूनी सेक्टर तो मैं समझता हूँ कि बड़ा कंफर्टेबल हो गया है या कर दिया गया है। लेकिन राइट। अंदरूनी सेक्टर में जहाँ पे 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, हम्म। वहाँ पे शरह महंगाई की तो बहुत तेजी से नीचे आई है, इसमें कोई हम्म। शक की बात नहीं। कोई 3.5-4 साल पहले अगर आप याद करें, तो एक आग का दरिया था। 35-36% की शरह थी महंगाई की। अब वो सिंगल डिजिट पे कहते हैं कि आ गई। लेकिन हम्म। अंदरूनी सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि कुव्वत खरीद का तकरीबन आप समझिए कि पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद का बेड़ा गर्क हो हम्म। गया। अब टमाटर अगर आप हुकूमती अदाद-ओ-शुमार देख लें, टमाटर बाजार में कोई 450 रुपया किलो बिक रहा है। हम्म। हुकूमत ने इकरार किया है, अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है वो कहता है कि 1 महीने के अंदर टमाटर की कीमत में कोई 116% इजाफा है। जी। आलू की कीमत में कोई 21% इजाफा है। अब सोचिए कि आटा जो है वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। हम्म। डीजल 190 की बातें कर रहा है। इस पूरे खित्ते में जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इवन अफगानिस्तान, यहाँ पे सबसे महंगी चीनी पाकिस्तान में है, सबसे महंगा डीजल पाकिस्तान में है, सबसे महंगा आटा पाकिस्तान के अंदर है। तो यहाँ पे मेन मसला जो है वो कुव्वत खरीद का है। बैरूनी सेक्टर जो है वो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो सर ये जुलाई में जो महंगाई 9.2% तक आ गई, लेकिन फिर इसी महीने कीमतें माहाना बुनियाद पर 1.2% बढ़ी भी, और खुराक की महंगाई 10.6% रही। आवाम को ये फर्क कैसे समझाया जाए कि महंगाई कम होने का मतलब अशिया सस्ती होना नहीं, और क्या मौजूदा महंगाई की सतह पाकिस्तान की मईशत के लिए अब भी खतरनाक है? जी, इसको इस तरह समझ लीजिए कि आज से 3.5-4 साल पहले जो महंगाई का घोड़ा है, हम्म। वो 35 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा था। अब आपने बताया कि वो रफ्तार आ गई है 9 किलोमीटर के हवाले से। जी, तो इसका मतलब ये 9.2 पे। महंगाई कम हो गई है। अभी भी महंगाई बरकरार है, 9% का महंगाई की शरह आ रही है, लेकिन जो महंगाई का घोड़ा है, उसकी दौड़ की रफ्तार कम हो गई। हम्म। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ आप ये समझिए कि जो तरजीह है वो मईशत नहीं है। हमारे यहाँ तरजीह जो है वो सियासत है। हम्म। आप सोचिए कि कराची शहर सिर्फ जस्ट ऑन इट्स ओन कोई 100 बिलियन डॉलर की जीडीपी प्रोड्यूस करता है। हम्म। इसी तरह पाकिस्तान के जो तकरीबन 1 दर्जन बड़े शहर हैं, वो मिला-जुला के कोई 78% जीडीपी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमने सारी की सारी सियासी ताकत जो है वो सूबों को दे रखी है। तो आप हम्म। सोचिए कि दौलत जो क्रिएट होनी है, वो तो शहरी लेवल पे हो रही है, और सियासत हमने सारी दे रखी है सूबों को। अगर कराची को एक ऐसा शहर करार दे दिया जाए जहाँ पे सियासी ताकत और माशी ताकत एक कर दी जाए, तो आज जो 100 बिलियन डॉलर की जीडीपी प्रोड्यूस हो रही है कराची के अंदर, तो आप सोचिए कि चंद ही सालों के अंदर वो 150 बिलियन डॉलर पे जा सकती है। हम्म। पाकिस्तान की जीडीपी है वो कोई 400 अरब डॉलर की है। अगर शहरों को ताकत दे दी जाए और सियासत जो है उसको मईशत के साथ मिला दिया जाए, तो 600-700 अरब डॉलर की जो जीडीपी है वो अगले चंद सालों में आप सोचिए कि अचीवेबल है। लेकिन हमारी जो फोकस है वो ये है कि ताकत, सियासत की ताकत कहाँ होनी चाहिए, जो सूबों में है, लेकिन जो असल मईशत चल रही है वो शहरों में। और सर नो डाउट आपने भी कहा कि बैरूनी सेक्टर कंफर्टेबल हो गया है, हुकूमत के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा यकीनन बड़ी मस्बत खबर है, लेकिन पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में तरसीलात ज़र,
बैरूनी कर्जों के रोल ओवर और नई फाइनेंसिंग का कितना किरदार है? क्या मौजूदा ज़खायर अपनी जगह मजबूत हैं या हमें ये देखना चाहिए कि उनके पीछे अर्नड डॉलर्स कितने हैं और फिर बोरोड डॉलर्स कितने? जी, तज्ज़िया ज़रूर कीजिए, लेकिन जो 180 ममालिक 180 के करीब ममालिक आईएमएफ के मेंबर हैं, हम्म। उनमें जो रेमिटेंसेस जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिनने जांचने का तरीकाकार है, वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। हम्म। पाकिस्तान कोई अपना अनोखे तरीके से रिजर्व्स जो है वो नहीं गिनता। ये अमूमन तनकीद उठाई जाती है कि पाकिस्तान के कर्जे लिए हुए हैं और वो हम रिजर्व में दिखाते हैं। पाकिस्तान के या स्टेट बैंक का तरीकाकार कोई अनमोल नहीं है। दुनिया के 180 ममालिक इसी तरह रिजर्व्स को काउंट करते हैं। जो कर्जात हैं वो बैलेंस शीट पे जाते हैं। सही। जो इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिसोर्सेज रिजर्व्स हैं वो सामने आपके खड़े हैं। और हम्म। इसमें याद रखिए कि सोने के रिजर्व्स को जमा करने की आईएमएफ की इजाजत नहीं। तकरीबन 7-8 बिलियन डॉलर के इजाफी रिजर्व स्टेट बैंक के पास मौजूद है, जो सोने की शक्ल में। राइट। अच्छा सर, एक और मसला जो हमारा सबका है वो पेट्रोल की कीमत है। इसका मामला आवाम के लिए सबसे ज़्यादा हसास है। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख में कमी बेशी होती है, लेकिन पाकिस्तान में सारिफ को आलमी कीमत का रिलीफ उसी तनासब से नहीं मिलता। अगर आलमी तेल सस्ता हो तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है? जी, बहुत अच्छा नुक्ता है, बिल्कुल दुरुस्त उठाया। इसमें हम अगर डीजल और पेट्रोल में एक तफरीक कर लें, हम्म। पेट्रोल चलाता है गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को, लेकिन जी। डीजल चलाता है पूरे मुल्क को। हम्म। क्योंकि बसेस में डीजल डलना है, ट्रक्स में डीजल जाता है, फार्म में जो ट्यूबवेल्स हैं उसमें डीजल चलता है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है। डीजल की कीमत इस वक्त जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस खत्ते में चाहे अफगानिस्तान से कंपेयर कर लें, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में डीजल सबसे महंगा बेचा जा रहा है। हम्म। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो महंगाई की शरह सामने आती है। क्योंकि अगर डीजल महंगा है तो फिर बसों के टिकट महंगे होते हैं। हम्म। फिर जो ट्रक पे फार्म से मार्केट तक पहुंचती है वो महंगी पहुंचती है। डीजल के पीछे हुकूमत को खास फोकस करना चाहिए। जो पिछले 3 महीनों से चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आती है, वो है हुकूमत का क्लेम। हुकूमत क्लेम ये करती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो नथी कर रखी है आलमी मार्केट से। बल ज़मीनी हकीकत ये है कि आलमी मार्केट से पाकिस्तान की डीजल और पेट्रोल की कीमत का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने हम्म। देखा है कि आलमी मंडी में अगर पेट्रोल 5% या डीजल 5% बढ़ता है तो पाकिस्तान में 10% बढ़ा दिया जाता है। जब आलमी मंडी में डीजल की कीमतें 8-9%, 10% नीचे आती हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ 2-3% जो है वो नीचे आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अपनी एक आप सोचिए कि सियासत है इसके अंदर भी भरी हुई। मुझे याद आता है जुलाई 21 तारीख को जो काबीना की मीटिंग थी, हम्म। उसमें काबीना ने खुद से ये हुक्म दिया था कि पीएसओ को मोनोपोली दी जाती है जी। डीजल इंपोर्ट कर। हम्म। अब अगर इंपोर्ट की मोनोपोली एक कंपनी को दे दी जाती है, तो फिर तो आप कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब खोल के देख लीजिए, अगर मोनोपोली है तो फिर महंगाई, तो फिर हम्म। सारिफ के लिए महंगाई। बिल्कुल। और सर, अनफॉर्चुनेट होता है कि अगर कीमतें कम भी हो जाएं डीजल और पेट्रोल की, तो फिर भी जो महंगाई बढ़ चुकी होती है, जो बाकी चीज़ों की, उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो पाती। वो उसी तरह ही डबल ही रहती हैं। सर, और दूसरा सर, हम बिजली के बिलों की अगर हम बात करें तो वो भी पाकिस्तान की मईशत का शायद सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल मसला बन चुके हैं। अगर हुकूमत बार बार एफसीए और सहमाई एडजस्टमेंट के जरिए सारिफ से इजाफी रकम वसूल करती है, तो क्या ये इस्लाहात हैं या सिर्फ गर्दिशी कर्जे और निज़ाम की नाकामियां सारिफ को मुंतकिल करने का तरीका? असल हल कहाँ है? इतने ज्यादा सर उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने टैक्सेस डाले हुए हैं। जी, बिजली के हवाले से तो पहले शायद हम सिर्फ जो हमारे खित्ते में ममालिक हैं उनकी कीमतों का कंपेयर कर रहे थे। बिजली के हवाले से शायद दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर हम्म। रहे हैं या सारिफ को चार्ज कर रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि जो खाने पीने की स्टडीज सामने आ रही हैं, क्योंकि बिजली का बिल तो
फैमिलीज को देना ही देना है। जी। अब बिजली का बिल जब आ जाता है तो फिर आप सोचिए कि प्रोटीन खाने के जो पैसे हैं वो घरों में उनकी किल्लत आ जाती है। अभी जो रीसेंट स्टडीज देख रहा हूँ उसमें जो वालिदैन हैं वो बिजली के बिल की वजह से जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं 8, 9, 10 साल की उम्र के उनको प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि गोश्त अगर पहले हफ्ते में एक दफा खरीदा जाता था तो अब वो महीने में एक दफा चला गया है। उसकी जगह आटे की खपत ज्यादा हो गई है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा दे रहे हैं और इसके नतीजे में जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल है, जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, अगर उनको पूरी प्रोटीन नहीं जा पाती तो फिर आप सोचिए इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंटरजेनरेशनल डिफिशिएंसी, यानी कि ये अगली कई जनरेशन तक इसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा। तो ये बिजली का बिल और उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी खानदानों के साथ हो रहा है, खास तौर पे वो 44% आबादी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत भारी। बिल्कुल लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं सर। अवाम जाए तो जाए कहाँ। इवन सोने की कीमत भी हम देख रहे हैं वो मुसलसल बुलंद हो रही है। उससे क्या समझा जाए? आलमी सतह पर सेफ हेवन डिमांड, महंगाई और जुग्राफाई कशीदगी का असर, या पाकिस्तानी सरमायाकार का रुपए और मकामी मईशत पर कम होता एतमाद। क्या सोने की तेजी को माशी सेंटीमेंट का इशारा समझना दुरुस्त होगा? देखिए, सोने की कीमत का पाकिस्तान की कीमत या पाकिस्तान में महंगाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो आलमी मंडी में कीमत आती है सोने की वही पाकिस्तान में ट्रांसलेट हो जाती है। राइट। आलमी मंडी में समझा ये जाता है कि अगर कोई गैर यकीनी की फजा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, अगर कहीं जंग छिड़ जाती है तो फिर न सिर्फ दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो सोने में सरमायाकारी शुरू कर देते हैं, बल्कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी इंक्लिनेशन सोने की तरफ चली जाती है। पिछले कुछ महीनों में तो एक्चुअली सोना बहुत तेजी से गिरा है और वो शायद इशारा ये देता है कि जो हमारे खित्ते में जंग लगी थी वो ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, या उसका खतरा जो है वो आलमी मईशत के ऊपर जो एक वक्त में समझा जा रहा था वो इतना शायद खतरनाक नहीं। राइट सर, जस्ट टू सम अप आवर डिस्कशन, अगर हम इससे कहें कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला हर चंद साल बाद डॉलर की कमी, दरामदी दबाव और IMF प्रोग्राम की तरफ वापसी बन जाता है, मौजूदा इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाने के लिए सबसे बुनियादी तब्दीली क्या होनी चाहिए? बरामदात में इजाफा, तवानाई की इस्लाही पैकेज, टैक्स नेट की तोसी, सरकारी अखराजात में कमी, या सनती पॉलिसी की असर नौ तश्कील? आपके ख्याल में सबसे जरूरी क्या है इस वक्त? आपने मामलात को बड़ा पेचीदा बना दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सियासियात की दुरुस्ती कर लें, अगर जो फोकस शहरी इकॉनमी को मिलना चाहिए और जो सियासत का फोकस है सूबों के ऊपर उसमें दुरुस्ती की जाए तो मईशत जो पाकिस्तान की है उसमें कई 100 अरब डॉलर का जो है अगले चंद सालों में इजाफा सामने आ सकता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।